एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जो फंक्शंस हमारा चैप्टर है उसके प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है वो हमने पूरा पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से जो फंक्शंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या हमें उनकी ज़रूरत पड़ी जो हम उन्हें लाए। तो वो सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर में पढ़ ली थी, पूरी थ्योरी जो है हमने कंप्लीट कर ली थी अपने चैप्टर के अंदर। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप चैप्टर जाकर पढ़िए, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करना यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया, पर उसके जो प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाए थे, पर मैंने आपको समझा सारे दिए थे कि क्या प्रोग्राम है, किस तरह से काम करते हैं, क्या हमने डेफिनेशंस यहाँ पे देनी है, किस तरह से डिफाइन करना है फंक्शन को। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। तो इस वीडियो में हम उस चैप्टर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम रन करके देखेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो सबसे पहले अपना पाइथन आइडल ही खोल लेते हैं और उसके बाद अपने फंक्शंस को रन करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमने अपना पाइथन खोल लिया है, नई फाइल हम क्रिएट कर लेंगे और उसको हम साइड में लगा लेंगे और फिर इसे स्क्रीन्स में क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो हमने अपनी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है, पाइथन आइडल हमारा ओपन होके आ चुका है। तो अब देखो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पाइथन के जो फंक्शंस हैं उनको हम रन करके देखेंगे किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होंगे। तो हम जो फंक्शन है, फंक्शन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे उसकी एक तो हेडिंग लिख लेती हूँ और जो हमारी 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से नोट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर नंबर 7 और फंक्शन। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो फंक्शंस के ऊपर पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है, जो हमें समझा रहा है कि फंक्शन का यूज़ हमें किस तरह से करना है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों है हमें, क्योंकि बिना फंक्शंस के भी तो अभी तक हम अपने सारे प्रोग्राम बनाते आ रहे थे, उन्हें रन कर रहे थे। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 हमने बिना फंक्शंस के ही उसको रन किया है, हमने सारे अपने प्रोग्राम बनाए और रन करके चलाए। तो हमें फिर फंक्शंस की ज़रूरत ही क्या है, तो बिना फंक्शंस के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें मैं बिना फंक्शन के एक प्रोग्राम लिखती हूँ और उसके बाद हम जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है वो एरिया जो आपने टेंट का निकाला था, फिर उसका अपने कैनवास जो है जो एरिया आया उसका आपने फिर उससे उसकी टोटल प्राइस कैलकुलेट करी और फिर टैक्स कैलकुलेट किया। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने लिखा था, इतना आपकी जो बुक में इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है वो प्रोग्राम, वो क्या है, वो विदाउट फंक्शन लिखा हुआ है। यानी कि आपने एक भी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, आपने कोनिकल पार्ट के एरिया को भी डिफाइन नहीं किया, सिलेंड्रिकल पार्ट के एरिया को भी डिफाइन नहीं किया, जो आपने टैक्स निकाला उसको भी आपने डिफाइन नहीं किया। वो सिर्फ आपने एक प्रोग्राम जो है वो कोड लिख दिया और खत्म किया। पर उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ कि आपने एक बार एक कोड लिखा, वो चला, ठीक है, बस बात खत्म। पर अगर मान लो आप दूसरा कोई दूसरा आप कोई टेंट बना रहे हो जिसमें आपको कोनिकल पार्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट मान लो चाहिए, तो आपने ऑलरेडी सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए एक प्रोग्राम बना लिया था पर आपने उसे डिफाइन नहीं किया था, इसलिए अब आपको दूसरे प्रोग्राम के अंदर, दूसरे कोड के अंदर आपको दोबारा वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उस कोड को रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि आप उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया। जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम नॉर्मल कोड अभी तक लिखते आए हैं वो क्या है कि हमने सिर्फ इस तरह से कोड लिख दिए हैं और बस बात खत्म हो गई है। उसके बाद हम उसे खत्म कर देते हैं और फिर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो उसके बाद हम उसको दोबारा कॉल करके यूज नहीं कर सकते। तो फंक्शंस क्या है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, जो कोड लिखा है, उसको आप डिफाइन कर दो और जब आपको दोबारा उस फंक्शन की जरूरत पड़े, उस पार्ट की, छोटे से पार्ट की जरूरत दोबारा से पड़े, तो सिर्फ पूरा कोड ना लिख रखे, उसका जो नाम है उस फंक्शन का उसको आप कॉल कर लो, तो उससे आपका काम हो जाता है। तो जैसे मैं पहले आपको एक नॉर्मल कोड लिख के दिखाती हूँ, फिर उसको डिफाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा टेंट वाला एग्जाम्पल था उसी से। तो हमारा पहला मैंने क्या ले लिया, मान लो सबसे पहले हम हाइट ले लेंगे। तो हाइट के लिए मैंने क्या लिया, h ले लिया। तो इसे कैपिटल H कर लेते हैं। तो h इक्वल्स टू मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू ले लो क्योंकि फ्लोट हो सकती है हमारी हाइट 2.3, 5.9 कुछ भी हो सकती है। तो इंट वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू इस वक्त मैं नहीं ले रही हूँ, तो मैं क्या ले लूंगी, फ्लोट वैल्यू यहाँ पे ले लूंगी। फ्लोट इनपुट कराएंगे यूजर से। तो ये हमने क्या किया, h के अंदर सेव करा लिया फ्लोट इनपुट एंटर योर हाइट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, अपने अगर सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, कोनिकल पार्ट किसी के लिए भी निकाल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसका रेडियस भी चाहिए। तो उसके लिए r नाम से सेव करा लेंगे, कैपिटल ले लेते हैं। r इक्वल्स टू हम क्या करा लेंगे, यहाँ पे भी फ्लोट वैल्यू ही ले लेंगे क्योंकि ये पे हमारा जो रेडियस है वो भी फ्लोट में हो सकता है। तो इनपुट कराएंगे यूजर से। तो यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों हमने ले लिए हैं। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, हमने हाइट ले ली और रेडियस ले लिया, तो सिलेंड्रिकल पार्ट तो कवर हो गया। पर कोनिकल पार्ट के लिए हमें स्लेंट हाइट की भी जरूरत है, यानी कि एल की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट के लिए एल हम यहाँ से डिनोट करते हैं और इनपुट करा लेते हैं अपने यूजर से।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट तीनों हमने यहाँ पे क्या करा ली, यूजर से इनपुट करा ली। इसके बाद मैं क्या चाहूंगी, मैं यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोनिकल पार्ट का और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट का, उन दोनों को मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे बना लेती हूँ। उसके लिए तो हम अपना वेरिएबल नाम दे देंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके लिए, कोनिकल पार्ट के लिए। तो कोनिकल पार्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आपको सही से पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉजिकल एरर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो कोनिकल पार्ट के लिए, एक मिनट, कोनिकल की स्पेलिंग गलत है, CONICAL, ठीक है। कोनिकल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो क्या होता है हमारा, पाई इंटू आर इंटू एल, यानी कि पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारा स्लेंट हाइट और इंटू हमारा जो हाइट है वो, स्लेंट हाइट इंटू हमारा रेडियस हम इसे कर लेंगे। तो हमारी स्लेंट हाइट क्या है, हमने एल से डिनोट करी है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमने रेडियस से, तो वो आर से डिनोट किया है, ये हो गया। दूसरा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका डिफाइन करना है, अपने सिलेंड्रिकल वाले पार्ट का। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हम C/L यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल टू सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, एक मिनट, ये क्या हो गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे R इंटू एच से, यानी कि रेडियस इंटू हाइट से। तो R मल्टीप्लाई बाय हमारा H, ये हमने कर लिया। अब हमारा जो वेरिएबल्स है दोनों सेव हो गए हैं। अब हम क्या चाहेंगे, टोटल एरिया हमें कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे T एरिया हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि T एरिया हमारा किसके बराबर है, हमारा, तो हमारा जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर है, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। ये हमने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू सेव करा ली। अब लास्ट में हम क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया था, टोटल एरिया इज T एरिया। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही फंक्शन बना रही हूँ, सिर्फ जो हमारा कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एरिया हमें निकालना था वही मैं निकाल रही हूँ, अभी कोई मैं टैक्स और वो सब प्राइस नहीं निकाल रही। तो अब क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को हम रन करेंगे, मॉड्यूल को एक बार रन करेंगे, ये स्टोर हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपनी ये जो फाइल है उसको सेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा फंक्शंस चैप्टर है, तो इसे फंक्शंस नाम से क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो हमने अपनी फाइल सेव कर ली। अब देखो यहाँ पे हमसे एंटर मांगेगा, मतलब हाइट मांगेगा। सो एंटर योर हाइट, हाइट में हम क्या देते हैं, मान लो 12 मैंने दे दिया। फिर उसके बाद एंटर रेडियस, यानी कि रेडियस मैंने मान लो 4 दे दिया। फिर उसके बाद हमसे जो स्लेंट हाइट है वो मांग रहा है, तो मान लो वो मैंने दे दी 6, ऐसा बस जस्ट एग्जांपल है। तो टोटल एरिया हमारा क्या निकल के आ गया, 376.8, ये हमारा निकल के आया। यानी कि एक तो हमारा कोनिकल पार्ट, हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों ऐड हो गए और उसके बाद हमारा क्या निकल के आया, हमारा टोटल एरिया निकल करके आया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो हमारा रन हुआ। पर अब मान लो कि मुझे इसी प्रोग्राम में से हमें जो कोनिकल पार्ट वाला, ये जो हमारे कोनिकल पार्ट वाला जो एरिया है, एक मिनट, ये जो मेरा कोनिकल पार्ट वाला जो फॉर्मूला है, या यूं कहूं कि इतना ही कोड जो है मुझे दोबारा से किसी और प्रोग्राम के लिए चाहिए। कि मान लो कि मैं दोबारा से कोई और जो कंपनी है उसने मैं टेंट बनाने के लिए कहा था, अब वो हमसे जो कोनिकल पार्ट है वो तो सेम ही रखवा रही है, बस सिलेंड्रिकल पार्ट के एरियाज को वो चेंज करा रही है। कि मान लो उसने सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और रेडियस को बदल दिया, या सिर्फ हाइट को बदल दिया, रेडियस को सेम रहने दिया, तो कोनिकल पार्ट तो सेम ही है। तो हम अब जब दूसरा कोड लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दोबारा से अपने इस कोड को लिखना पड़ेगा, कोनिकल वाले के लिए भी और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए भी। पर क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, इसलिए हम उसे कॉल नहीं कर सकते। पर अगर हमने क्या किया होता, पहले ही अपने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया होता, तो हम क्या कर सकते थे, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर करके दोबारा उसे, हमें ये जो कोड है दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हमने कॉल कर लिया। तो जो एक बार हम लिख चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो रन करता। तो किस तरह से हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, किस तरह से उसे रन करवाना है, तो वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ से हटा लेते हैं और उसके बाद हमारे जो फंक्शंस की जो डेफिनेशन है उस सब को हम यहाँ पे डिफाइन करके मैं एक बार हैश की फॉर्म में लिख देती हूँ कि एक तो फंक्शंस का एडवांटेज क्या है, दूसरा ये हमारा किस तरह से काम करता है और इसको डिफाइन किस तरह से करता है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी हैशटैग की फॉर्म में, यानी कि कमेंट की फॉर्म में मैं फटाफट से लिख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, जो फंक्शंस के जो एडवांटेजेस थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह से हमारे लिए काम करता है, किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे क्या क्या फायदे वो हमें देता है। तो एडवांटेज क्या है फंक्शन के, जैसे पहला क्या है कि ये करता है इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम फंक्शंस का जब हम यूज करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो हमारा लंबा चौड़ा कोड होता है ना, अब उसको हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो हमारे लिए, हम उसे इजीली पढ़ सके, समझ सकें, तो हमारे लिए इजी इंक्रीज कर देता है रीडेबिलिटी को और हमारे लिए काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि हम उसको अंडरस्टैंड
बेटर कर सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें वो देता है। तो ईजी टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पे दूसरी चीज हो गई। दूसरी इसके बाद यहाँ पे क्या दिया कि वो क्या करता है, कोड लेंथ को रिड्यूस कर देता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आपको एक कोड लिखना था, फिर आपने दूसरे प्रोग्राम के लिए दोबारा उस कोड को लिखा, तो उससे क्या हुआ, दो बार लिखने की वजह से, तीन बार लिखने की वजह से उसकी कोड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उसको डीबग करने में प्रॉब्लम होती है। पर जब हम फंक्शन का यूज करते हैं तो बार बार हमें अपनी वो सारी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जिसकी वजह से कोड लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही साथ में अगर कोई मिस्टेक भी हमसे होती है तो हम उसे इजीली डीबग कर सकते हैं कि हाँ हमें कुछ दिख गया तो हम इजीली बगिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है कि हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिखा, अब हमें दोबारा से उस फंक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो हम उसको फंक्शन को जो पहले वाला ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है उसको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अगर एक फंक्शन हमारे कहीं पे लिखा हुआ है, हमने डिफाइन कर रखा है, तो हम उसे दूसरे फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हमारे फंक्शन के एडवांटेजेस हैं। तो अभी जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल समझाया था जिसमें हमने अपनी हाइट, रेडियस सब एंटर किया था, तो वो क्या था, वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोग्राम था जितना अभी तक हम रन करते हैं। हमने नॉर्मल कोड लिखा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ। पर अब फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे अपना दोबारा से देख लेते हैं। तो एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मान लो अपना ये एरिया वाला फंक्शन को ही अगर हमें डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो डिफाइन करने के लिए हम डेफ का यूज करते हैं, DEF का हमें यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट यूजिंग DEF आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन करने के लिए मान लो ये उसका नाम है, तो DEF। अब आप क्या करोगे, अपने फंक्शन का नाम लिखोगे। जैसे आपका सिलेंडर के एरिया को डिफाइन करना है तो CYL लिख लो, कोनिकल एरिया को डिफाइन करना है तो उसका नाम लिख लो। किसी और चीज को मान लो आप कोई इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, उसको आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप अपना नाम लिख लो। तो डिफाइन करने के बाद आपको नाम लिखना पड़ता है अपने फंक्शन का। तो मान लो मैं सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए निकाल रही हूँ, तो CYL मैंने क्या कर लिया, अपने फंक्शन का नाम दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो मुझे सिलेंडर के अंदर किस चीज की जरूरत है, एक तो हाइट की और एक रेडियस की। तो मैंने H, R यहाँ पे दो चीजों की जरूरत है, अपने पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे पास कर दिए, हाइट और रेडियस की जरूरत है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। कॉलन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने सिलेंडर को डिफाइन किया और उसके अंदर पैरामीटर्स हमने पास किए। इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए। तो मैं एरिया लिखूंगी। अब एरिया हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई डिजाइन देने के लिए मैं आप यहाँ पे किसी सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो एरिया मुझे किसका चाहिए, अपने सिलेंडर पार्ट का, तो CYL। अब एरिया हमारा होता किसके बराबर है, एरिया होता है हमारा सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, वो क्या होता है 2πRH, यानी कि 2 × π × R, यानी कि रेडियस इंटू हाइट। ये तो आपको पता ही होगा। सो 2 मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज करते हैं इंटू 3.14, पाई की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी 2π इंटू हमारा रेडियस क्या है R, और हमारी हाइट, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारी हाइट से, हाइट हमारी H। ये हमने यहाँ पे अपने एरिया के अंदर मतलब जो फॉर्मूला था वो हमने सही से लिखा ताकि कोई भी लॉजिकल एरर ना आए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू को रिटर्न करा लूंगी। सो रिटर्न कराऊंगी क्या, RETU, अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग रहता है RETURN। रिटर्न करा लिया मैंने, क्या रिटर्न करा लिया, एक मिनट, रिटर्न करा लिया मैंने क्या। अब जो भी आपका जो फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे रिटर्न कराना चाहूंगी कि हाँ इसके बेसिस पर ही तो मेरा आंसर आएगा ना। तो रिटर्न करा लिया मैंने, जो नाम है आपका वेरिएबल आप लिख दोगे कि रिटर्न एरिया CYL, जो भी आपका नाम, जो भी वेरिएबल आपने दिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ये तो हो गया हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने कोनिकल पार्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। सो कोनिकल के लिए मैं कौन लिख लेती हूँ, डेफ कोन। कोन के अंदर जो कोनिकल पार्ट है उसके लिए हमें मुझे क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, एक स्लेंट हाइट और एक रेडियस। तो स्लेंट हाइट हमारी क्या हो जाएगी L, और रेडियस हो जाएगा हमारा R। पैरामीटर्स को क्लोज करेंगे, कॉलम लगाएंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद अब मुझे इसका भी एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, पहले की तरह एरिया लगा के हम क्या लिख देंगे, कोनिकल पार्ट का चाहिए तो कोन लिख दिया। इसके बाद जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πRL होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R से, और जो हमारी स्लेंट हाइट है L, अरे एक मिनट मल्टीप्लाई करना था, R × L। ये हमने एरिया लिख लिया। इसके बाद इसकी वैल्यू के भी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करके हम क्या सेव कराना चाहेंगे, रिटर्न करा के जो हमारा वेरिएबल है एरिया स्लैश कौन, तो इसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सॉरी एरिया स्लैश नहीं, एरिया डैश। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, इसका नाम लिख लूंगी एरिया डैश, एक मिनट एरिया डैश,
और फिर हमारा कोनिकल पार्ट था तो कोण मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया है कि किस तरह से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अब ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब मुझे अगर कहीं और पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका नाम क्या है, CYL, तो CYL और इसके पैरामीटर्स क्या है, H, R, तो सिर्फ ये चीज लिख सकती हूँ। अगर मुझे कहीं और इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी कि CYL, H, R, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। और फंक्शन कॉल होने के बाद मुझे ये तीनों लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफाइन करो, फिर एरिया का फॉर्मूला लिखो, फिर रिटर्न करो, तो ये सारी चीजें फिर मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करके उसका नाम लिखने से हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को किसी और प्रोग्राम में कॉल कर उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, DEF का यूज करते हैं। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। अब जैसे हमने अपने जो पुराने जो चैप्टर्स थे 5 और 6, उसमें हमने क्या किया था, हमने सिर्फ सिंपल प्रोग्राम लिखे थे। तो एडिशन के लिए मैंने आपको प्रोग्राम लिखवाया था कि मैंने num1 इज इक्वल टू, उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू एंटर करा ली, फिर num2 के अंदर मैंने कुछ वैल्यू एंटर करा दी, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया num1 प्लस num2 को। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये मिला कि हमने उन दोनों जो नंबर्स थे उनको एंटर कराया, ऐड करा के खत्म करा दिया। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या मैं उसको दोबारा से कॉल कर सकती थी, अगर मुझे उस प्रोग्राम की दोबारा कहीं और जरूरत पड़ती तो क्या मैं उसको दोबारा से यूज कर सकती थी, नहीं। उसको दोबारा यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, उसको दोबारा यूज करने के लिए मुझे दोबारा से वो कोड लिखना पड़ता। पर यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को, उस कोड को डिफाइन कर देते, उसे एक फंक्शन बना देते, तो सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखने से मैं क्या कर सकती हूँ, उसे दोबारा से रीयूज कर सकती थी। तो एक दोबारा से हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है एडिशन के लिए ही डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफ करेंगे, डेफ अपना डिफाइन कर लिया हमने फंक्शन, अपने फंक्शन का नाम दे देंगे। मान लो जैसे आपका बुक में दे रखा है कि ऐड नम नाम करके हमने क्या कर लिया, अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया जिसका नाम हमने क्या दे दिया, ऐड नम। तो डेफ ऐड नम ये हमने यहाँ पे लिखा, और ऐड नम के अंदर मुझे कुछ भी अभी पैरामीटर्स नहीं देने हैं, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मुझे इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी या रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो डेफ ऐड नम कॉलन लगा के मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगी, जो हमारा फर्स्ट नंबर है तो एफ नम, यानी कि f इज इक्वल टू फर्स्ट, और एफ नम से मैंने क्या करा लिया, मान लो आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, फ्लोट वैल्यू ले रहे हो, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, इंटीजर वैल्यू ले लेती हूँ, या इस बार हम फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं। तो फ्लोट हम क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे यूजर से। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर जो था वो हमने यूजर से इनपुट करा लिया। इसके बाद हमें अपने सेकंड नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो एस नम इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या ले लेते हैं, एज अ फ्लोट ले लेते हैं। फिर यूजर से क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। यहाँ पे अपना सेकंड नंबर को क्या करा लिया, हमने एंटर करा लिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सम चाहिए इसका, तो सम इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करा लेंगे। सम के अंदर क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नम, इसको ऐड करा लेंगे किससे, सेकेंड नम से। तो सम के अंदर हमने क्या सेव कराया, एफ नम प्लस एस नम, यानी कि सम किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के एडिशन के बराबर होगा। और लास्ट में हम प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज सम, और ये हमने क्या किया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपने सिर्फ एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब सारी चीज़ें खुद ही होकर आ जाएंगी। आपने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे डिफाइन करने के बाद आपको उसे कॉल भी करना पड़ेगा। और कॉल आप क्या करते हो, कॉल आप उसके नाम से करते हो। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नम, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कॉल भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ऐड नम को यहाँ पे कॉल कर लिया। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो आपका फंक्शन रन नहीं होगा। अब अपने इस प्रोग्राम को हम एक बार क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। सेव हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले वैल्यू आप क्या एंटर करना चाहोगे, मान लो मैंने 12 एंटर कर दी, उसके बाद वाली वैल्यू मान लो मैंने 34 एंटर कर दी और रिटर्न कराया। सो द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 46.0, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ली थी इसलिए 46.0 आया। अगर मैं दोबारा से अपने इस फंक्शन को क्या करना चाहूँ, रन करना चाहूँ, तो एक बार रन करते हैं अपने मॉड्यूल को, 1 मिनट बस, ये सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ एंटर वैल्यू देने की जगह पे स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग को वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोबारा से अपने इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं। तो मॉड्यूल को रन करेंगे, यहाँ पे हमसे क्या वैल्यू मांगी है, जैसे अब मान लो मैंने दे दिया 23.9 मैंने यहाँ पे एंटर कराया, उसके बाद दूसरी वैल्यू मैंने एंटर करा दी 45.7। अब मैं इसे रिटर्न करूंगी। सो द एडिशन ऑफ टू नंबर इज 69.6। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है, या यूँ कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे रन होकर आया।
पर हमने इस फंक्शन को डिफाइन क्यों किया, इसलिए डिफाइन किया कि अगर हमें कहीं और, ये तो हमने सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम बनाया है, पर मान लो कि अगर मैं कोई बहुत बड़ा सा एक कोड लिख रही हूँ जिसमें मैंने 25-30 लाइनें हैं, जिसमें मुझे दोबारा से क्या करना पड़ता है, दो नंबर्स को ऐड कराने की जरूरत पड़ती है, तो क्या मैं दोबारा से एफ नम इज इक्वल टू एस नम और फिर सम इज इक्वल टू एफ नम प्लस एस नम और फिर दोबारा से प्रिंट कराती रहूंगी बार बार अपने कोड दे देकर, तो नहीं। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐड नम का यूज करेंगे और दोबारा से वो कॉल होकर आ जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें दोबारा से, ये इन्फॉर्मेशन, ये कोड आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दोबारा से इस फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखोगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो ये कोड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये तो हमने एग्जांपल देख लिया कि हाँ, आप एक फंक्शन को डिफाइन किया और उसे एग्जीक्यूट किया। पर फंक्शंस में भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स किस तरह से देने हैं, और उसके बाद में हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जैसे अभी तो फिलहाल मैंने क्या दी, एक फ्लोट वैल्यू को एज इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू को और एक फ्लोट वैल्यू को मैंने फिलहाल पास किया, पर आप एक स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो इसके पैरामीटर्स में इस तरह से स्ट्रिंग का किस तरह से यूज होता है, तो वो सारी चीजें हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो मैंने अभी आपसे कहा कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन और पैरामीटर्स को देखेंगे किस तरह से वो काम करते हैं। तो हमारे फंक्शंस में भी यहाँ पे दो तरह के मतलब फंक्शंस हैं, एक तो यूजर डिफाइन और एक बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो यूजर खुद से डिफाइन करता है फंक्शन, और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में क्या है, ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है, उन्हें हम बार बार डिफाइन नहीं करते। तो जैसा ये जो एग्जांपल था हमारा एडिशन वाला, तो डेफ एड नम, मैंने फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, फिर उसका सम कराया, फिर प्रिंट कराया और एड नम को कॉल किया। तो ये जो फंक्शन है ये मैंने खुद से बनाया है, यानी कि ये यूजर ने क्या किया, खुद से बनाया है, ये ऑलरेडी पाइथन में नहीं था। अगर मैं पाइथन में सर्च करती एड नम तो मेरे को एक एरर क्रिएट करके दे देता। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा होता कि एड नम और मैंने ये फंक्शन यहाँ पे क्या किया होता, कॉल किया होता, तो ये मेरे को यहाँ पे, अब देखो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए क्या कर रखा है, एड नम को डिफाइन कर रखा है। तो देखो जैसे ही मैंने इसे कॉल किया तो सीधा इसने मेरे से क्या मांग ली, वैल्यूज मांग ली। तो यानी कि अब इसका एक मतलब एग्जाम्पल है कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा होता कि एड नम और मैंने ये फंक्शन यहाँ पे क्या किया होता, कॉल किया होता, तो ये मेरे को यहाँ पे, अब देखो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए क्या कर रखा है, एड नम को डिफाइन कर रखा है। तो देखो जैसे ही मैंने इसे कॉल किया तो सीधा इसने मेरे से क्या मांग ली, वैल्यूज मांग ली। तो यानी कि अब इसका एक मतलब एग्जांपल है कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने 12 एंटर किया यहाँ पे, एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया और दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे 21 एंटर कर दी, तो मेरे को एडिशन होके मिल गया। अब मान लो ये फंक्शन तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, पर मान लो कि मैं कोई ऐसा नाम लूँ जो मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है। मान लो कि मैंने ऐड की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन है सबनम। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन किया, अब मैंने एंटर किया तो क्या आ गया, नेम एरर आ गया। पर अगर मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए इस फंक्शन को क्या कर रखा हो, डिफाइन कर रखा होता, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे इसे मैं डिफाइन कर दूं, ये मैंने सब नम कर दिया और इसको भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ सब नम, और इसको आप यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। तो अब मैंने क्या कर दिया, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर की जगह सम की जगह हम क्या कर देते हैं, सब लिख देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो SUB सब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबनम लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगी सबनम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अपने को जैसे ही मैंने अपने इस फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे रन किया, तो मेरे को ये एंटर वैल्यू में क्या मांग रहा है, मान लो मैंने दे दिया 12 और दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 2, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर क्या आ गया, 10 लिखकर आ गया। तो यानी कि अब मैं अगर इस फंक्शन को क्या करती हूँ, अपने इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, सबनम को अगर मैं कॉल करती हूँ तो ये मुझे कोई भी एरर क्रिएट करके नहीं देता। पर अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबनम लिखा तो इसने क्या कर दिया था, पहले मुझे लिख के दे दिया था कि ये यहाँ पे एक एरर क्रिएट कर रहा है। तो ये फंक्शन जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है हमारे, ये होता है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको समझाया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते क्या हैं। अब बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हम अपना थोड़ा सा देर में समझेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने समझ लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। ये क्या था, हमने यहाँ पे अपना सिर्फ ब्रैकेट्स लगाया और कुछ भी उसके अंदर पास नहीं किया। तो अब हमें पैरामीटर्स किस तरह से यूज करने हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम पैरामीटर्स किस तरह से पास करेंगे।
तो पैरामीटर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर्स किस तरह से यहाँ पे पास करना है अपने फंक्शन को, जब हम डिफाइन करेंगे तो उसके पैरामीटर्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कि मान लो कोई भी एक फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जिसमें आपको क्या करना है, पैरामीटर्स देने हैं। तो मैं बुक का एग्जाम्पल समझाती हूँ, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल्स को अगर आप एग्जीक्यूट करना सीख लोगे तो पेपर में आपको क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम मान लो मैं अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, एक मिनट स्पेस दे दी मैंने। डिफाइन करने के लिए मैंने डेफ लिखा। अब मेरे जो फंक्शन है उसका नाम क्या है, मान लो उसका नाम है सम स्क्वायर। तो हमारे फंक्शन को हमने डिफाइन किया डेफ सम स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या देना है, पैरामीटर्स पास करना है। तो मेरा पैरामीटर्स पास करने के लिए आपको यही ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है। तो फिलहाल मेरे को क्या करना है, मुझे कुछ नंबर्स का सम करके उनका स्क्वायर निकालना है। तो नंबर्स के लिए मुझे एक नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने एन यहाँ पे क्या करा लिया, एज अ पैरामीटर मैंने पास कराया। कॉर्नर लगाने के बाद एंटर करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करा, उसका नाम लिखा और फिर हमने क्या कर दिया, पैरामीटर पास करा एज एन। अब मैंने जब फंक्शन को डिफाइन करा तो फिलहाल मेरा जो सम था वो अभी के टाइम पर क्या है, 0 है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी नंबर एंटर नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो फिलहाल मेरा सम क्या है, 0 के बराबर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज चलाएंगे। फॉर आई इन हमारा जो रेंज है वो रेंज हमारी क्या है, हमेशा एक कम तक चलती है। तो जैसे अगर मैं 1 से शुरू कर रही हूँ और मैंने नंबर कितना पास करा, अपना पैरामीटर n पास किया, तो वो n-1 तक की हमारी जो रेंज है वो चलेगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1,n+1 अपनी रेंज मुझे पास करनी पड़ेगी ताकि वो n तक चल पाए। सो फॉर आई इन रेंज 1,n+1 कॉर्नर लगाएंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद मैं क्या चाहूँगी, मेरे सम में ऐड हो, तो सम इक्वल्स टू क्या हो जाए, सम प्लस जो भी वैल्यू मेरे को आई के अंदर मिल रही है वो उसमें ऐड होती जाए। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक मिनट, आई सम इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारा, सम इक्वल्स टू सम प्लस अब जो भी मेरे आई के अंदर रेंज है वो उसके साथ ऐड होती जाए। तो ये मैंने ऐड करा लिया। इसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगी, यहाँ पे अभी हो गया, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगी। तो अब मैंने प्रिंट करा लिया, द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, यानी कि जो भी हमारे फर्स्ट n नंबर होंगे, मान लो मैंने 10 दे दिए, 5 दे दिए, 50 दे दिए, जितने भी मैंने नंबर्स यहाँ पे पास करे, सो द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर इज, वो सम के अंदर क्या होते जाएंगे, सेव होते जाएंगे। इसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को एंटर कराना पड़ेगा यूजर से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी n की वैल्यू को पास करेंगे। सो नम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू जो भी आप देना चाहो वो आप यहाँ पे यूजर से इनपुट करा सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या करा लिया, नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने क्या करा, इनपुट करा लिया यूजर से कि वो अपनी वैल्यूज को क्या कर सकता है, यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने एक फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम लिखा, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरामीटर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपना बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या दिया, पैरामीटर पास किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट करके आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर का यूज़ किया। फिलहाल हमारा सम क्या है, 0 आई तक रेंज तक चलेगा, यानी कि पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज हमारी आती रहेंगी और सम के अंदर क्या होती रहेंगी, सारी वैल्यूज ऐड होती रहेंगी। इसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। तो लास्ट में अगर हम क्या करेंगे, अगर उसे कॉल नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, रन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड अपने इस प्रोग्राम को हमें रन, एक मिनट, एट द एंड हमें अपने इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है सम स्क्वायर, सम स्क्वायर। और हमारा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है हमारा n। और अगर बात करें तो यहाँ पे आप n भी पास कर सकते हो और चाहो तो num भी पास कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारा जो n है उसके अंदर हमारे num की वैल्यू ही सेव होने वाली है। तो इसलिए आप अपने पैरामीटर में num भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे num लिखा और इसे क्लोज कर दिया। तो फंक्शन को हमने लिख भी लिया, डिफाइन भी कर लिया और कॉल भी कर लिया। तो अपना ये पहले वाला जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। अब देखो, अगर बात करें तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें हमने पैरामीटर पास किया। अब इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। अपने मॉड्यूल को रन करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या मांगेगा, हमसे वैल्यू एंटर करवाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत के 20 नंबर हमारे जो हैं वो मैं एंटर होके मिले, यानी कि उन सबकी वैल्यू जो है मैं ऐड होकर मिले। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरफ को, जब इन सबको हम क्या करेंगे 20 तक ऐड करेंगे तो हमारे टोटल आंसर में जो मैं एडिशन होकर जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 210। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास करके अपने एक फंक्शन को डिफाइन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मान लो अगर हमें इस फंक्शन की दोबारा से कहीं पर जरूरत पड़े तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस फंक्शन के नाम को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हमारे लिए खुद ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रन होना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन समझे और पैरामीटर्स
पैरामीटर्स किस तरह से पास करना है वो भी हमने समझा। अब पैरामीटर्स में फिलहाल तो मैंने क्या करा, एक इंटीजर वैल्यू को पास किया, पर पैरामीटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि जो हम कैरेक्टर्स का यूज करते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं और अपना एक फंक्शन को डिफाइन करके आगे रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पैरामीटर्स कहते हैं इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ये सब वैल्यू थे। अब हम पैरामीटर्स में क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी पास करा सकते हैं। तो अब हमें स्ट्रिंग एज पैरामीटर किस तरह से यूज करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखाती हूँ। स्ट्रिंग एज पैरामीटर यूज करते हैं, तुमने यहाँ पे अपना कमेंट कर दिया स्ट्रिंग एज पैरामीटर। अब देखो सबसे पहले एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हमने डेफ लिखा। फंक्शन का नाम मान लो इन्फॉर्मेशन में किसी चीज़ की निकालो, जिसमें मुझे नेम और एज चाहिए किसी भी इंसान का, तो मैंने इन्फो के लिए क्या कर, इन्फॉर्मेशन के लिए ले लिया इन्फो। सो डेफ इन्फो पैरामीटर इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। तो मान लो मुझे क्या चाहिए, एक तो नाम चाहिए, एक मिनट, एक तो मुझे किसी का नाम चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए, उस जिस भी इंफॉर्मेशन में जिस भी इंसान की इंफॉर्मेशन निकाली तो उसका नेम और एज मैंने क्या कर दिया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया। कॉलम लगा के हमने एंटर किया। अब इन्फो के अंदर हमें सेव क्या कराना है, तो इन्फो इक्वल्स टू मैंने सेव करा लिया यहाँ पे जो नेम है, नेम, एक मिनट, नेम, तो इन्फो के अंदर मैंने सेव करा लिया नेम। उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी, स्ट्रिंग पास करूँगी एज, और फिर स्ट्रिंग को क्लोज कर दूंगी और फिर यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड करूँगी नेम एज, और जो भी हमारी एज है तो उसके लिए एज लगा लेंगे और फिर स्ट्रिंग पास करेंगे। ऐड करने के बाद तो एक मिनट बस, ऐड करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे ओल्ड और स्ट्रिंग को क्लोज कर देंगे। तो नेम प्लस हमने करा एज प्लस एज और प्लस ओल्ड, ये हमने एंटर करा लिया। अब प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे अपने इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो आपका नाम है, जो आपके वेरिएबल का नाम है इन्फो, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रिंट कराने के बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे अपने डेटा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नेम और एज की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कराओगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट कराओगे। सो नेम इक्वल्स टू क्या करोगे, नेम, एक मिनट, नेम इज इक्वल टू आप यूजर से यहाँ पे इनपुट करा सकते हो। और नेम एंटर कराने के बाद आप क्या कराओगे, जो आपकी एज है वो भी आप यूजर से इनपुट कराओगे। यहाँ पे जो एज है वो हमारी फ्लोट नहीं हो सकती या कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, कोई और डेटा टाइप नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट, यहाँ पे हम अपना जो है वो लिख देंगे कि हमें पता चल जाए कि एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू के अंदर ही सेव करा सकते हो। अब इसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करा, उसका नाम लिखा, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी और उसे प्रिंट करा लिया। पर अगर आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपका फंक्शन जो है, ये जो पूरा प्रोग्राम है वो आपका रन नहीं होगा। तो फंक्शन का नाम क्या है, इन्फो। इसके अंदर के पैरामीटर्स क्या हैं, इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं नेम और इसकी एज। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स अपने मतलब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। पर रन करने से पहले हम क्या करते हैं, इस सबको यहाँ से हटा लेते हैं, वरना पुराना वाला प्रोग्राम में यहाँ पे रन होकर आएगा। तो इसको हटा लेते हैं। अब अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। मॉड्यूल को रन करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि एंटर योर नेम, अपने नेम को एंटर करो। तो आप कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मान लो फिलहाल के लिए मैंने नाम दे दिया ए, एक मिनट, फिलहाल का नाम आपने दे दिया ABC, आप कुछ भी इस तरह से नाम दे सकते हो। दूसरा आपसे क्या मांगे, कोई एज मांगी है, तो एज मान लो आपने दे दी 23। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिली कि एज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एज, क्योंकि हमारी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एज को, एज जो है इसका हमने स्मॉल लेटर्स में लिख रखा है, तो ये हमें कैपिटल लेटर्स में लिखने की जरूरत है। तो हमारे इस फंक्शन में एक छोटी सी मिस्टेक और थी कि हमने यहाँ पे क्या किया, नेम प्लस एज और ओल्ड को हमें यहाँ पे क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया। पर यहाँ पे नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, इज क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ओल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, पर एज क्या है, एज हमारी एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ हम स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम अपने जो डेटा टाइप कन्वर्जन हमने समझे थे उसका हम यूज कर सकते हैं कि हम क्या चाहें तो अपनी एज को हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा टाइप कन्वर्जन का ही यूज करेंगे। तो str एज हमने यहाँ पे यूज किया। अब अपने प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को रन किया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें नेम एंटर करने को बोला है। तो इस बार हम क्या करते हैं, वापस से अपने नेम को एंटर करते हैं। दोबारा से एज हमसे मांगे तो एज को हम एंटर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो लिख कर आ गया कि ABC इज 23 ईयर ओल्ड। तो आपका नेम और आपकी एज इस तरह से लिख कर आ गई। पर इस फिलहाल ये क्या है, ये देखो आपस में काफी ज्यादा, मतलब इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, दोबारा से अपने फंक्शन को रन कर सकते हो। तो अब ये थोड़ा सा साफ सुथरा यहाँ पे आपको बन के दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने नेम को एंटर करोगे। तो नेम इस बार हम कुछ ढंग का सा नाम ले लेते हैं,
तो हमने नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आपने एज मांगी है तो एज सेम ही रहने देते हैं। तो देखो इस बार यहाँ पे क्या है, स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिली कि हाँ सारे सेंटेंसेस में जिस तरह से स्पेस होती है उसी तरह से स्पेस यहाँ पे क्रिएट होकर आई। तो अब यहाँ पे आपने फंक्शंस को डिफाइन करना सीख लिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनाना है वो देख लिए, पैरामीटर किस तरह से पास करना है वो भी समझ लिया, और स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर किस तरह से यूज करना है ये सारी चीजें भी देख ली है। तो स्ट्रिंग एज पैरामीटर तक यहाँ पे हमारी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। अब हमें अपना डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करना है, फिर उसके बाद फंक्शंस जो है वो वैल्यू किस तरह से रिटर्न करना है ये देखना है, फिर ग्लोबल और वेरिएबल फंक्शन किस तरह से होते हैं और वो काम किस तरह से करता है तो वो देखना है। और उसके बाद लास्ट हमारा जो फॉर स्टेटमेंट है और जो हमारे इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स, तो वो देखकर हमारा जो प्रोग्राम है वो सारा का सारी ये जो वीडियो है उसमें वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फटाफट से इस सबको हटाते हैं और हमने जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं उनको समझना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम एक फंक्शन को जैसे हमने डिफाइन किया। तो फिलहाल तो मैंने आपको पैरामीटर्स यहाँ पे देखो पास करके दिए थे कि मैंने आपको यहाँ पे मतलब बताया था कि आप हाइट और रेडियस की वैल्यू दो, या फिर अगर आप नंबर एंटर करा रहे हो तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया कि आप n नंबर्स एंटर कराओ, जैसे 20 नंबर्स आपने एंटर कराए। उसी के बाद यहाँ पे हमने नेम के लिए भी अपना नेम और एज का पैरामीटर हमने दिया। तो अभी तक हम पैरामीटर्स देते आ रहे हैं, पर अगर मान लो कि हमने अगर पैरामीटर नहीं दिया तो एक डिफॉल्ट पैरामीटर किस तरह से काम करेगा तो वो हम देख लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या करते हैं, अपने जो उसके एग्जांपल्स हैं उसको हम देखते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे हम डेफ का यूज़ करेंगे। आपकी बुक का ही एग्जांपल है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से इसको किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम वैल्यूज़ लाना चाहते हैं। तो हमने अपने फंक्शन का नाम क्या रख लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या किया है, पैरामीटर मैंने पास किया। तो पैरामीटर में मुझे एक न्यूमरेटर की जरूरत पड़ेगी और एक डिनोमिनेटर की। तो DN लिख लो या DNO लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी एक वैल्यू दे दी, जो वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है फिलहाल के लिए 1। मैंने क्या किया, ऐसे क्लोज किया, कॉलन दिया, एंटर कर दिया। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, उसका नाम लिखा, जिसमें मैंने उसके पैरामीटर पास करे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और जिसकी वैल्यू मैंने फिलहाल के लिए मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या मैंने जनरेट कर दिया 1। अब मैं क्या करूँगी, अपने फंक्शन को आगे परफॉर्म करना शुरू करूंगी। तो मुझे क्या चाहिए, अब जो हमारा परसेंटेज वाला, जिसमें अगर आपको बताऊं ये वाला जो हमारा जो सिंबल है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये रिमाइंडर। ये काम तो डिवीजन के लिए करता है, पर ये डिवीजन में हमें क्या देता है, रिमाइंडर हमें देता है। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर हमें किस तरह से मिलेगा, जब मैं नम को डिवाइड करूंगी और परसेंटेज का यूज़ करूंगी, यानी कि जो हमारा सिंबल है उसका यूज़ करूंगी। अगर मैं सिंपल डिवीजन करती तो मेरे को क्या मिलता, तो मेरे को सिर्फ अपना जो सिंपल डिवीजन से जो क्वोशिएंट है वो मिलता, पर मुझे क्वोशिएंट नहीं, मुझे रिमाइंडर चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज का यूज़ किया। नम परसेंटेज मैंने क्या करा, डिनो। जो आपने नाम दिए हैं उन्हीं का आप क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना। रिमाइंडर के अंदर मैंने वैल्यू सेव करा ली कि नम डिनो। थोड़ा साफ लिख लेते हैं इसे ताकि अच्छे से दिखे। तो नम स्पेस, 1 मिनट स्पेस। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर ली, वैल्यू सेव करा ली रिमाइंडर के अंदर। अब मैं क्या चेक करूँगी कि इफ़ अगर हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर अगर हमारा इज इक्वल टू या फिर इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नॉट इक्वल टू किसके है, 0। अगर हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलन भी देना पड़ेगा। इफ अगर हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसका क्वोशिएंट लेंगे। क्योंकि हमें अगर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें पता होगा कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो हमारा क्वोशिएंट है वो लिखते हैं, हमारा रिमाइंडर, और फिर हम क्या करते हैं, नीचे अपना क्वोशिएंट लिखते हैं, और सॉरी सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, अपना रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे अपना डिवाइजर लिखते हैं, और साइड में जो हमारा है, जो एक साइड में लगा होता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि फिर क्या है, हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो क्वोशिएंट के लिए CUO लिख लेंगे। CUO इज इक्वल टू, वो किस तरह, क्वोशिएंट हमें किस तरह से मिलेगा, नम डिवाइड बाय डिनो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्वोशिएंट हमारा मिल जाएगा। अब ये हमें यहाँ पे क्या करता है, क्वोशिएंट के अंदर वैल्यू सेव करा ली। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा लूंगी,
तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय, मतलब क्वेश्चन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। पर ये कब प्रिंट होगा, जब हमारी कंडीशन इफ वाली होगी, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर नहीं आया। पर अगर हमारा 0 के बराबर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स वाली कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो एल्स हम क्या कराएंगे, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो जो मुझे प्रिंट कराना है वो मैं यहाँ पे फटाफट से प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट कराना है ओरेंट नहीं, तो यहाँ मैं फटाफट से उसे प्रिंट करा लेती हूँ। अब मैंने एल्स में क्या प्रिंट करा लिया कि अगर मेरा 0 के बराबर आ गया तो मैं प्रिंट क्या करा लूंगी कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या है, हमारी एक होल नंबर है। तो अब यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को पूरी तरह से मतलब डिफाइन कर लिया, उसका नाम ले लिया, पैरामीटर्स डाल दिए। उसके अंदर हमें करना क्या है वो सारे मैंने कोड इसके अंदर लिख दिए। पर अब मुझे यूजर से क्या कराना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा उसकी वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को एंटर कराऊंगी। तो न्यूमरेटर नम नाम से सेव है, तो नम इज इक्वल टू क्या कराएंगे, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लो, फ्लोट वाली ले लो। तो फ्लोट तो नहीं लेंगे, खैर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन यहाँ पे देखनी है। सो इनपुट करा लेंगे यूजर से, मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू क्या करा ली, इनपुट करा ली। डिनोमिनेटर हमारा डीनो नाम से सेव है, सो डीनो की वैल्यू की भी हम क्या करेंगे, इंट फॉर्म में इनपुट करा लेंगे। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने क्या करा लिया, यहाँ पे एंटर करा लिया। अब मैं क्या चाहूंगी, अब मैं चाहूंगी कि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो रन हो। पर रन होने से पहले अब यहाँ पे हमें एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि हमें अपने फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो अपने फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है मिक्स फ्रैक्शन नम डीनो, और उसका जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या रखे हमने 1। तो हमें अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में देने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स फ्रैक नम और डीनो का हम सिर्फ पास करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, अपने फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं। मॉड्यूल को रन किया, एक मिनट, अभी एक मिस्टेक दिखी। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हमने क्या किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज, ये एक स्ट्रिंग है, फिर हमने कॉमा देके कोटेशन लिखा, फिर कॉमा दिया, फिर एक और स्ट्रिंग पास करी। फिर यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को रिमाइंडर से अलग करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, अदरवाइज यहाँ पे एक एरर आ जाती। तो अब मैंने इसे ठीक कर लिया। अब देखो रन करेंगे अपने मॉड्यूल को तो ये सेव हो जाएगा। अब क्या बोला है यहाँ पे, एंटर, एक मिनट, एंटर करने को बोला है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू मैंने 12 ले ली, एंटर किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने 2 ले ली, रिटर्न किया। अब जब मैंने डिवाइड किया होगा 2 को 12 से तो 6 आ गया होगा और रिमाइंडर 0 हो गया होगा। सो अब जब हमारा 0 हो गया रिमाइंडर, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हुई होगी कि प्रिंट हो गया होगा द गिवन नंबर इज अ होल नंबर। और यही हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे। दोबारा से अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं क्या करूँ, रन करूँ, तो रन करेंगे मॉड्यूल को, सेव हो जाएगा। एक मिनट, द गिवन फ्रैक्शन इज अ होल नंबर। अच्छा ये तो सेम चीज़ लिख कर आ गई। अच्छा, एक मिनट, दोबारा से क्या करते हैं, अपने इस फंक्शन को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करेंगे अपने मॉड्यूल को, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो मैं क्या एंटर कराना चाहूँगी, मैं एंटर कराना चाहूँगी, जैसे मान लो इस बार मैंने ले लिया 12 और मैंने क्या एंटर कराया, इस बार 3 एंटर करा लिया। तो 3 जो है, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 पूरा चला जाएगा, तो होल नंबर आया। दोबारा से एक बार और क्या करते हैं, एक बार और दोबारा से इसे रन करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम रन करेंगे तो एक बार और रन कर लेते हैं। रन किया मॉड्यूल को, एंटर बोला, इस बार हमने 12 ले लिया, एंटर किया, पर इस बार नंबर हमने क्या लिया, 7 लिया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, एक नेम एरर आई है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या सेव कराया, QUO, और यहाँ पे लिख क्या दिया, क्वेश्चन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी एरर हो गई। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या कर लिया, QUO से सेव कर लिया, तो अभी एकदम सही है। रन किया अपने मॉड्यूल को, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये क्या हुआ, एंटर हुआ। मान लो मैंने क्या लिया 12, डिनोमिनेटर मैंने लिया 7। अब मैंने रन किया तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि 12 और 7 पूरे डिवाइड नहीं होंगे, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था हमारा 1.714 इस तरह से पूरा, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा 5, 7 1 7, तो 12 से डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, और नीचे हमारा जो डिवाइजर है तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया 7। तो इस तरह से ये क्या होगा, मिक्स्ड फॉर्म में हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे हमने क्रिएट करी, जिसकी वजह से हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर रखा था, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो अब हमने अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को समझ लिया है कि किस तरह से हमारे जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं वो काम करते हैं और किस तरह से फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो जिनका स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, उनको हम फटाफट से क्या है समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ सके कि किस तरह से जो वेरिएबल्स हैं वो काम कर रहे हैं, किस तरह से ग्लोबल और लोकल लेवल पे फंक्शन जो है वो आपस में डिफाइन है। तो इसे आधा आधा पहले तो स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता है, फिर जो फंक्शन के जो टाइप है हमारे ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन के तो नहीं है, वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल का जो स्कोप है इनको हम समझना शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस सब को यहाँ से फटाफट से हटा लेते हैं और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स लिख लेते हैं। तो ये हमने वेरिएबल्ड नहीं, वेरिएबल्स ये हो गया। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, दो तरह के हैं। कौन कौन से दो तरह के हैं, एक तो है हमारे पास ग्लोबल और दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास में 7 नहीं एंड, दूसरे हमारे पास में लोकल वेरिएबल। तो इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, एक अपने फंक्शन को डिफाइन करके उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मान लो मैंने नम के अंदर क्या करा, एक वैल्यू सेव करा ली जिसकी वैल्यू है 10। तो नम इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। अब मैंने क्या किया, अभी मैंने नम के अंदर सिर्फ वैल्यू सेव कराई है, कुछ और डिफाइन नहीं किया, कुछ और लिखा नहीं है। पर मैं दूसरी एक चीज़ डिफाइन करती हूँ कि मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, डेफ माई फंक्शन नाम से क्या कर लेते हैं, FUNC नाम से मैंने क्या कर लिया, अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कोई भी पैरामीटर्स फिलहाल नहीं दे रही हूँ और ऐसे ही से रन करूँगी आगे। तो नम मैंने सिर्फ एक वैल्यू सेव कराई 10, एक फंक्शन को मैंने डिफाइन किया डेफ माई फंक्शन माई फंक, और फिर पैरामीटर मैंने पास नहीं किए, सिर्फ इसी तरह से अपने ब्रैकेट को क्लोज करके आगे रन किया, कोटेशन दे दी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल लिखा, ग्लोबल नम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू को। देखो मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने लिखा ग्लोबल नम और फिर मैंने प्रिंट करा लिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक्सेस करना चाहती हूँ नम को। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद मैं एंटर कराती हूँ और अब इसके अंदर एक और वैल्यू देती हूँ, जिसको वैल्यू मैंने दे दी मान लो 20। एक वैल्यू मैंने बाहर दी है और एक वैल्यू मैंने फंक्शन के अंदर दी है और दोनों सेम ही है, नम इक्वल्स टू 10, नम इक्वल्स टू 20। अब इसके नीचे मैं क्या प्रिंट करा लेती हूँ, इसके नीचे प्रिंट कराती हूँ, इसके नीचे मैंने प्रिंट करा लिया कि नम रीअसाइंड इक्वल्स टू नम। ये मैंने यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट कराया। इसके बाद अब मैंने क्या किया, मेरा पूरा फंक्शन जो था मैंने डिफाइन कर लिया। अब लास्ट में मैंने जो प्रिंट कराना था वो भी प्रिंट करा लिया। अब लास्ट में मैं क्या चाहूँगी, अब मैं बस अपने फंक्शन को कॉल करना चाहूँगी। तो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं इस डिफाइंड फंक्शन से क्या जाऊँगी, बाहर आ जाऊँगी। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है माई फंक, FUNC। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, तो सिर्फ ऐसे ही मैं क्लोज कर लूँगी। अब क्या करूँगी, अपने इस पैरामीटर को मैंने तो कुछ और दिया नहीं था, तो एक बार क्या कर लेते हैं, अपने इस जो फंक्शन है इसको रन कर लेके देख लेते हैं, सेव हो जाएगा। अच्छा एक इनवैलिड सिंटेक्स हमें दे रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक मिनट बस, कि ग्लोबल नम, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक तो ग्लोबल की स्पेलिंग गलत है, GLOBAL ग्लोबल नम। अब ये यहाँ पे ठीक है ग्लोबल नम, और फिर मैंने प्रिंट करा लिया, एक्सेस करा लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे नम की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने मॉड्यूल को रन किया, ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरी असाइंड नम के अंदर वैल्यू क्या आई, असाइंड नम के अंदर वैल्यू आई 10। यानी कि जब मैंने ग्लोबल नम लिखा था और प्रिंट करा था कि असाइन करो नम की वैल्यू, तो वो क्या लिख कर आई, 10 लिख कर आई। और फिर जब मैंने नम रीअसाइन किया, यानी कि जब मैंने क्या प्रिंट किया कि नम रीअसाइन, तो वहाँ पे क्या लिख कर आया, वहाँ पर 20 लिख कर आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं नम को एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि जो भी नंबर की वैल्यू मैंने सेव करी है, तो जब मैं उसे क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ, तो तब मेरी अगर एक ग्लोबल वैल्यू को मैंने एक्सेस किया, तो हमारा एक ग्लोबल फंक्शन यानी कि जो फंक्शन के बाहर जो ग्लोबली डिफाइन हो रखा है उसकी वैल्यू लिख कर आई 10। फिर मैंने क्या करा, एक और वैल्यू अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करी जिसकी वैल्यू थी 20। मैंने उसको क्या किया, रीअसाइन किया और दोबारा से उसे लिखा, तो वो क्या हुई, 20 लिखकर आ गई। पर अगर मान लो मैं अपने इस फंक्शन के नीचे ही दूसरी चीज़ भी लिखूं कि मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया कि क्या प्रिंट कराया मैंने, कि मैं एक्सेस करना चाहती हूँ नम आउटसाइड माय फंक्शन नम। यानी कि एक तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया कि जो मेरा ग्लोबल नम है उसको प्रिंट करो। फिर उसके बाद दूसरा मैंने जो फंक्शन जो है, जो लोकल वेरिएबल मैंने अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है, मैंने वो प्रिंट कराया। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि प्रिंट होकर क्या है, जो मेरा आउटसाइड माय फंक्शन यानी कि मेरे फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया उसके बाहर जो नम की वैल्यू है, अगर वो मैं चाहूँ तो वो क्या प्रिंट होकर आनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को रन किया, अपने मॉड्यूल को रन किया, यहाँ पे सेव हो गया।
अब जब मैंने इसे सेव कराया तो देखो जो मेरी फंक्शन के बाहर जो ग्लोबल वैल्यू है वो क्या है 10, फंक्शन के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो क्या है 20। और अगर मैंने देखा मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करा और जब मैंने आउटसाइड माय फंक्शन देखा तो उसकी वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा लोकल फंक्शन क्या है, लोकल फंक्शन हमारा 20, वो हमारे फंक्शन के अंदर है। और ग्लोबली जो डिफाइन हो रखा है वो है हमारा num इक्वल्स टू 10। पर जब हमने क्या किया, जब हमने पूछा इससे कि एक्सेस करो आउटसाइड माय फंक्शन को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्लोबल फंक्शन एक्सेस होकर आना चाहिए था, पर एक्सेस क्या होकर आया, एक्सेस होकर आया 20। पर ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया था तो आपने देखा होगा कि ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन के जो वेरिएबल्स थे उसी के ऊपर नोट में कुछ 3 पॉइंट लिखे हुए थे। तो उसमें क्या था कि जब हमारा एक ही फंक्शन ग्लोबल फंक्शन और हमारा लोकल फंक्शन जब क्या है सेम नाम से डिफाइन रहता है और जब हम क्या करते हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो दोनों फंक्शन क्या हो जाते हैं हमारे लिए लोकल कंसीडर होते हैं। तो इसलिए हमारा एट द एंड भी क्या प्रिंट होकर आया, हमारा लोकल फंक्शन ही प्रिंट होकर आया। तो अगर हमारा ग्लोबल फंक्शन की वैल्यू और लोकल फंक्शन की वैल्यू सेम नाम से सेव है तो हमारे लोकल फंक्शन की वैल्यू ही क्या होगी, हमें रिटर्न में मिलेगी। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं कि मान लो कि अगर मैं num इक्वल्स टू 10 जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको अगर मैं चेंज करूं तो क्या होगा, मेरे के पूरे फंक्शन पे एक असर पड़ेगा। पर लोकल वेरिएबल से क्या होता है कि जो फंक्शन के अंदर की वैल्यू है सिर्फ उसी को क्या पड़ता है, एक फर्क पड़ता है। तो ग्लोबल वेरिएबल पूरे फंक्शन के लिए इम्पैक्ट करता है और लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर वाली चीजें हैं उसके लिए ही इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। अब हमारा जो लास्ट चीज है, लास्ट तो नहीं कहेंगे, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है और उसके बाद जो फ्रॉम मॉड्यूल है उनका हम यूज करेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट का, कि जो हमारे फंक्शंस है जो ऑलरेडी हमारे पाइथन के अंदर डिफाइंड है, जो बिल्ट इन फंक्शन है उनका यूज हमें किस तरह से करना है, तो उस लास्ट टॉपिक को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए, अब हमें यूज करना है अपने जो बिल्ट इन फंक्शन है उनका। तो बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पाइथन के अंदर ऑलरेडी जो कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनका यूज हमें किस तरह से करना है। तो जैसे हमने अभी कुछ जो प्रोग्राम बनाए, जो फंक्शन डिफाइन करे वो थे यूजर डिफाइन, हमने खुद ही डिफाइन करे, खुद ही बने, तो वो तो होगा यूजर डिफाइन। बिल्ट इन क्या है, बिल्ट इन है कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। बिल्ट इन फंक्शंस भी होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस में जैसे अगर हम बात करें अपने इनपुट की, जैसे हमने यूज करता है ना कि हम एक मिनट, जैसे अगर मैंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में लिखा है कि इंट, फिर उसके बाद मैं किसका यूज करती हूँ, इनपुट का यूज करती हूँ, है ना। और फिर ये जो हमारा इनपुट है, एक मिनट, इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इनपुट का यूज करती हूँ। तो अगर मैं इंटीजर वैल्यू फिलहाल के लिए हटा भी दूँ तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट क्या है हमारे लिए, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब मुझे इनपुट को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर क्या है, डिफाइन है, जिसका हम नॉर्मली यूं ही क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। इसी तरह से अगर जैसे हमने देखा होगा ये जो प्रिंट है ये सब हमारे क्या आता है, ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो इनको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको हम सिर्फ ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, एक मिनट इसे कमेंट कर देते हैं कि ये जो हमारे लिए प्रिंट हो गया। दूसरी चीज हमारे लिए क्या हो गई, ये जो इनपुट का यूज करना हो गया। और अगर हम बात करें अपने जो हमारे डेटा कन्वर्टेबल, जो हमारे डेटा टाइप के जो हमारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमारा इंट वैल्यू हो गई या हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन है, जिसको हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें क्या करना है, किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जैसे अगर मुझे मैक्स का यूज करना है या फिर अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की कोई भी मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्स मिन, या फिर अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो ये सारे फंक्शंस हमारे क्या है, ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन है। तो ये होता है हमारे बिल्ट इन फंक्शन। अब ये फंक्शन हो गए, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूल्स भी होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। वो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे जिसे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि हमारे हो गए मैथ फंक्शन हो गया, सॉरी मैथ मॉड्यूल हो गया, या फिर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, या फिर इसी तरह से हमारे पास और भी मॉड्यूल्स है जो हमारे पाइथन के अंदर क्या है, हमारे लिए डिफाइंड है। तो वो क्या हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन मॉड्यूल दोनों ही हमें पढ़ने हैं। तो फटाफट से उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैं आपको उसकी टेबल जो है वो आपको यहीं पे कहीं शो कर दूंगी, आपको बुक में भी वो टेबल आपको दे रखी है। तो मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ किस तरह से जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एज वेल एज यहाँ पे दूसरी चीज एंड जो हमारे मॉड्यूल्स हैं
उनका यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, यहाँ पे हम अपने कुछ बेसिक्स बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक मिनट थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डिव मोड का यूज़ कर रही हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे किसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे मैक्स लिखा, अपना ब्रैकेट पास किया और उसमें मैं किसी भी कोई नंबर भी दे सकती हूँ या फिर चाहूँ तो कोई कैरेक्टर भी पास कर सकती हूँ। तो मैंने मान लो एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने क्या लिया, बहुत सारे नंबर ले लिए, जैसे 1, 2, 4, 78, 98, 56, इस तरह से और 23, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब मैंने क्या करा, इसे यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, रिटर्न किया। तो जब मैंने मैक्स का यूज़ किया, मैक्स फंक्शन जो क्या है ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसका यूज़ किया तो देखो इसने हमें मैक्सिमम वैल्यू जो क्या है इस पूरी लिस्ट में 98 है वो इसने मुझे क्या कर दी, रिटर्न करके दे दी। इसी तरह से अगर मैं क्या करती, अगर मैं मैक्स का ही यूज़ करती पर इस बार मैं क्या चाहती हूँ, मैं कोई स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ पे या मैं कोई भी यहाँ पे नंबर यहाँ पे पास नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रही हूँ। तो स्ट्रिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, कोटेशन में मार्क करना पड़ेगा। और मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न होकर आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इनकी जो वैल्यू है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, यू की होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या हुआ, यू यहाँ पे जनरेट होकर मिला। तो इस तरह से हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने मैक्स यूज़ किया, आप मिन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मिन से क्या होता है, मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको जनरेट होकर मिलती है। अगर बात करें अपने, एक मिनट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करें तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, POW का यूज़ करते हैं। अपने ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे, जो भी नंबर की हमें पावर निकालनी है, मान लो कि मुझे 5 की पावर चाहिए, 2 की पावर चाहिए, 3 की पावर चाहिए, जिसकी पावर भी मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगी उसके लिए एक्स और वाई जैसा आपने देखा होगा, हम वहाँ पे अपने लिए वैल्यूज पास कर देंगे। जैसे मान लो मैं 5 की पावर चाहती हूँ, ठीक है, तो 5, अब कितनी चाहती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो 5,2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो 5 की पावर 2 यानी कि 5 × 5 तो 25 आपको इस तरह से जनरेट होकर मिला। तो इस तरह से जो है वो हमारे लिए काम करते हैं। अगर मान लो कि मैं दोबारा से पावर का यूज़ करूँ और मैंने लिख दिया 98 और इसकी पावर मैं चाहती हूँ 3 और इसको मैंने क्या किया, क्लोज किया और एंटर किया, तो देखो इसकी पावर भी मुझे यहाँ पे जनरेट होकर मिली। तो इस तरह से हमारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। एक लास्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं लेंथ में क्या कर सकती हूँ, कुछ भी अपनी स्ट्रिंग पास कर सकती हूँ या कोई लिस्ट पास कर सकती हूँ या कोई टपल बना सकती हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ। तो मान लो मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ले ली जिसके अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पे क्या करा लिया, सेव यहाँ पे करा लिया। अब मान लो मैंने स्ट्रिंग को क्लोज किया और इसे एंटर किया, तो अब देखो इसने ये सारे कैरेक्टर्स क्या किए होंगे, काउंट किए होंगे और उसके बाद 45 यहाँ पे लिखकर मुझे दिया होगा। अब मान लो मैं दोबारा से, जो स्ट्रिंग होती है उसमें हमारा स्पेस भी काउंट होता है, मान लो इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसकी वैल्यू जनरेट कराए, तो देखो स्पेस की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हुई होगी, काउंट हुई होगी। तो इस तरह से जो हमारा जो लेंथ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, वो काम करता है। अब ये तो हो गए हमारे कुछ फंक्शंस। अब इसी के अलावा हम क्या करते हैं, अपने कुछ जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैशटैग लगा के मैं क्या लिख देती हूँ कि हम मॉड्यूल का यूज़ कर लें, तो मॉड्यूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने यूज़ किया था अपने, अच्छा यहाँ पे आप दोबारा से नहीं लिख सकते तो यही रहने देते हैं, मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल का जब भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे फंक्शंस थे तो वो तो हमने सीधा उनको लिखा और यूज़ करना शुरू कर दिया, पर मॉड्यूल हमें क्या करना पड़ता है, अपने पाइथन से लेने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे पास हमें 3 मॉड्यूल्स यहाँ पे दे रखे हैं। एक पहला है हमारा मैथमेटिक यानी कि मैथ का फंक्शन, इम्पोर्ट मैथ, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला मॉड्यूल होगा हमारा मैथ, दूसरा मॉड्यूल है हमारा रैंडम और तीसरा मॉड्यूल है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट कर लिया हमने, एक मिनट, इंपोर्ट करा किसको, हमने मैथ को। तो आपको केस सेंसिटिव है तो इस चीज़ का याद रखना है। हमने क्या करा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद जो भी उसके अंदर फंक्शंस आता है उनका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं मान लो पावर जनरेट करना चाहती हूँ। तो मैंने पावर ली। अब पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, पूरा पावर नहीं लिखना, POW लिखना है। उसके बाद मैं जिसकी भी पावर निकालना चाहूँ, मतलब 12,2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एंटर करूँगी तो देखो 144 लिखकर आएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप पावर का ना यूज़ करके आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। ये तो आपने पावर निकाली, पर आप क्या कर सकते हो, मैथ के अंदर हम स्क्वायर रूट भी तो निकालते ना। तो SQRT ये हमारा स्क्वायर रूट के लिए होता है। तो मान लो अगर मुझे 144 का ही स्क्वायर रूट निकालना है तो वो देखो इस तरह से, एक मिनट इसे हटाएंगे
क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं इसे दोबारा से लिखूँ और यहाँ से इसे हटा करके क्या कर दूँ 625 कर दूँ और फिर क्या करूँ इसे रिटर्न करूँ, तो देखो हमें 25 देखने को मिलेगा। या फिर दोबारा से क्या करूँ इसी को रिटर्न करूँ और यहाँ पे 625 की जगह पे क्या कर दूँ, मान लो इस बार मैंने ले लिया हो 78 ले लिया मान लो। अब देखो हमें वैसे तो पता है ना कि 78 नॉर्मल अगर हम नंबर्स देखें जो हमारे होल नंबर्स होता है उनका किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, पर डेसिमल में तो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ये रन हुआ। अब अगर हम दूसरे मॉड्यूल की बात करें जो हमारा रैंडम है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट कर लेंगे रैंडम को। तो इम्पोर्ट किया हमने रैंडम। दूसरा, आप रैंडम के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस आते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमने क्या किया, रैंडम डॉट रैंडम का यूज किया, यानी कि रैंडम डॉट हम क्या करेंगे, रैंडम का यूज करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे इस तरह से पास किया तो ये हमारे लिए कुछ भी रैंडम नंबर्स क्या कर देगा, हमारे लिए जनरेट करके देगा। अब मान लो मैं दोबारा से क्या करूँ, अपने इस मॉड्यूल का यूज करूँ और रिटर्न करूँ, तो देखो फिर से एक रैंडम वैल्यू क्या हुई, जनरेट होकर आ गई। अगर मैं दोबारा इसका यूज करूँ और एंटर करूँ तो देखो फिर से, यानी कि जितनी बार भी आप चाहोगे उतनी बार ही हमारे लिए क्या होगा, एक रैंडम वैल्यू बिटवीन 0.0 टू 1.0 के बीच में हमारे लिए एक वैल्यू जो है वो जनरेट होकर आती रहेगी। तो रैंडम डॉट रैंडम इस तरह से हमारे लिए काम करता है। अब मान लो मैं रैंडम का ही यूज कर रही हूँ, रैंडम डॉट, अब मैं कोई और इसका जो फंक्शन है उसका ले लूँ। मान लो मैंने क्या किया, एक रैंड इंट ले लिया, रैंड इंट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पास करूँगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे कोई भी नंबर जो भी इंटीजर मैं जनरेट कराना चाहती हूँ, मान लो मैं 34,78 के बीच में कोई भी एक इंटीजर वैल्यू जनरेट कराना चाहती हूँ। तो एक रैंडम डॉट रैंड इंट का मतलब होता है रैंडम इंटीजर जनरेट करना। तो 34 से लेके 78 के बीच में एक देखो रैंडम इंटीजर हमारे लिए क्रिएट होकर आ गया। दोबारा से अगर मैं देखूँ तो मान लो मैं 3 से लेकर इस बार चाहती हूँ कि 78 के बीच में कुछ भी रैंडम जनरेट होकर आए, तो दोबारा से 73 आ गया। पर मैं दोबारा से भी इसे क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। मान लो इस बार मैंने 3 to 7 कर लिया, जनरेट किया, देखो एक 6 यहाँ पर जनरेट होकर आया। दोबारा से अगर इसे रिटर्न करूँ तो देखो 4 एक रैंडम इंटीजर हमारे लिए जनरेट होकर आया। तो इस तरह से यहाँ पे जो रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है वो रैंडम चीजें हमारे लिए क्या करता है, जनरेट करके देता है। मान लो कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको रैंडम नंबर्स की जरूरत है, तो उसमें हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, उसका हम यूज किस तरह से करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसको करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को। तो लिख लेते हैं, हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया स्टैटिस्टिक्स को। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे 3 ही फंक्शन आते हैं, एक आता है मीन, एक आता है मीडियन, एक आता है हमारे मोड का। तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स और फिर, अच्छा एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स डॉट, अब मैं मान लो कोई मीन निकालना चाहती हूँ या मान लो मैं मोड निकालना चाहती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर 11, 34, 34, 56, 11, 23, 89, 76, 54, 66, 12, 22, ठीक है, 34, 56 ले लिया, फिर 11 ले लिया। इस तरह से मैंने क्या करी, लिस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब मैं रिटर्न कराती हूँ, एक मिनट। अब मैंने क्या किया, इसे रिटर्न किया। अच्छा एक मिनट, अब मैंने अपने इस मॉड्यूल को रिटर्न किया। अच्छा रिटर्न तो तब होगा ना जब मैं इसे क्लोज करूँगी। हाँ, तो अब मैंने इसे रिटर्न किया तो देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया था, 11 एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो 3 बार 11 क्या आया हमारे इस लिस्ट के अंदर रिपीट होता रहता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड के अंदर क्या आया, हमारा 11 आंसर जनरेट होकर आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को या तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम फॉर स्टेटमेंट का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने लिखा कि इंपोर्ट मैथ, फिर मैंने किया इंपोर्ट रैंडम, फिर मैंने किया इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, और फिर मैंने उसका क्या किया, यूज किया। पर यही मैं एक दूसरी चीज भी कर सकती थी, और वो क्या है, जैसे इंपोर्ट ना कर करके मैं लिख सकती थी कि, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख सकती थी फ्रॉम, एक मिनट, फॉर्म नहीं, फ्रॉम। अब मैं अपने मॉड्यूल का नाम लिख सकती थी, मान लो फ्रॉम मैथ, मैं ऐसा लिख सकती थी कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करो। अब हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर लिया आपने सील को, कॉमा
SQRT मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इसको मैंने क्या कर दिया, अच्छा मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जब हम फॉर स्टेटमेंट इस तरह से यूज करते हैं तो वो हमारे जो हमारा इंटरैक्टिव मोड है उसमें काम नहीं करता, वो हमारे स्क्रिप्ट मोड में काम करेगा। तो फॉर स्टेटमेंट का यूज हम अपने स्क्रिप्ट, मान लो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम मैथ, इसके बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। सो इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम मैथ, इंपोर्ट हमने कौन सा मॉड्यूल कर लिया, सील मॉड्यूल इंपोर्ट किया। कॉमा देंगे SQRT, एक मिनट, SQRT ये हमने लिखा, AQRT लिख कर आ गया, SQRT चाहिए था तो यहाँ पे से हटाएंगे और SQRT हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। सो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सील। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी, मान लो 625, तो अगर हम सीधा सीधा लिख देंगे तो हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैंने मान लो 625 कर लेते हैं, एक बार 625 कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो SQRT यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका, जो हमारी वैल्यू हमने एंटर कराई है उसका। वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर करा ली। अब इसको तो देखो प्रिंट रन कराने से पहले मैंने क्या करा लिया, इसे प्रिंट करा लिया कि SQRT की वैल्यू जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे आंसर में 25.0 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करके भी अपने मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आज जितना भी आपको समझाया वो सारा एग्जीक्यूशन आपको इन फंक्शंस का समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।